क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट बॉटनी की इस ऑनलाइन क्लास में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। गायत्री कॉलेज सांचौर की यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम डिस्कस करेंगे सार्कोस्पोरा के बारे में। सार्कोस्पोरा एक फंगी है जो सब डिवीज़न ड्यूटेरोमाइकोटिना का मेंबर्स हैं। ये वे कवक हैं जिनमें किसी भी प्रकार की कोई लैंगिक जनन की प्रावस्था ज्ञात नहीं होती। इनको ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंतर्गत रखते हैं और जैसे ही इसके अंदर किसी विशेष प्रकार की लैंगिक जनन की प्रक्रिया ज्ञात हो जाती है तो उस स्थिति में उनको इनकी कंप्लीट प्रावस्था मानते हैं, पूर्ण प्रजातियाँ मानते हैं और इसको एक पर्टिकुलर उससे संबंधित जीनस के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो आज हम प्रारंभ करें सेकंड पेपर का एक कवक सार्कोस्पोरा का। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन क्या होती है। इस कवक की किंगडम है वो माइकोटा है। इसके सब डिवीज़न जो माइकोटा में रखा गया है, सब डिवीज़न इसका ड्यूटेरोमाइकोटिना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में यहाँ से आगे जितने भी इसके टैक्सा होते हैं वो फॉर्म के रूप में होता है। रूप क्लास होती है, रूप गण होता है, रूप कुल होता है। तो इसकी फॉर्म क्लास है वो हाइपोमाइसिटीज है, ऑर्डर इसका मोनिलीज है, इसकी फैमिली डीमिएसी है। रूप क्लास, रूप ऑर्डर एंड रूप फैमिली कितने प्रकार के होंगे? कुल 3 जो रूप के रूप में परिभाषित किए जाते हैं, यानी ये कंप्लीट प्रावस्था नहीं है। इसके अंदर जो जीनस है उसको फॉर्म जीनस के नाम से जाना जाता है। इस फैमिली में फॉर्म जीनस है, उस जीनस का नाम है सार्कोस्पोरा। इस सार्कोस्पोरा की अभी तक कुल 2000 से अधिक प्रजातियां ज्ञात हो चुकी हैं। कितनी? 2000 से अधिक प्रजातियां हैं। इसमें से अधिकांश प्रजातियां हैं वो रोगजनक है, पादपों में रोग फैलाने का कार्य करता है। और पादपों में कौन कौन से रोग फैलाएगा? ये पादपों में या तो लीफ स्पॉट डिजीज फैलाता है अथवा टिक्का डिजीज फैलाता है। जैसे सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा, कौन सा है? सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा। ये मूंगफली में टिक्का डिजीज फैलाता है, टिक्का रोग किसमें? मूंगफली में। दूसरी जो प्रजाति हैं जैसे सार्कोस्पोरा आर्किड्यूकोला, ये भी मूंगफली के लीफ को संक्रमित करते हैं। इसका मतलब पर्सोनेटा और आर्किड्यूकोला दोनों ही ग्राउंड नट अथवा मूंगफली को या मूंगफली के पादप को प्रभावित करके उसमें रोग फैलाने का कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार से सार्कोस्पोरा बीटिकोला शुगर बीट को प्रभावित करता है, जबकि सार्कोस्पोरा गॉसिपियम अर्थात कपास के पादप को संक्रमित कर उसमें रोग फैलाते हैं। तो इसकी अधिकांश जातियां हैं वो पादप रोग फैलाने का कार्य करती है, पादपों में रोगजनक प्रजाति के रूप में जानी जाती है। सार्कोस्पोरा कवक एक सेप्रोफिटिक या पैरासाइटिक फंगी है। मर्तोपजीवी अथवा परजीवी दोनों ही अवस्था में ये अपना भोजन परपोषी कोशिका से प्राप्त कर लेता है। ये कौन से भाग को इन्फेक्ट करती है? तो इनका इन्फेक्शन अधिकांशतः लीफ में होता है और जब लीफ में इसका इन्फेक्शन होता है उस समय उसमें पीले पीले रंग की धारियाँ विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। और जब इस कवक की उग्रता होती है, ये अधिक संक्रमणशील स्टेज में आ जाता है, उस स्थिति में स्तंभ भी प्रभावित होता है। तो मुख्य रूप से सार्कोस्पोरा के द्वारा कौन से पादप भाग में लक्षण उत्पन्न होता है? लीफ में, और लीफ के बाद में स्टेम में। यदि लीफ तक ही इस कवक को कंट्रोल कर लिया जाता है या उसकी उग्रता समाप्त हो जाती है, उस स्थिति में स्टेम के अंदर इसके कोई किसी प्रकार के लक्षण दिखाई नहीं देते। अब इस कवक की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो ये भी अन्य कवकों की तरह इसमें भी माइसीलियम पाया जाता है, कवक जाल पाया जाता है। और माइसीलियम कैसा होता है? पट्टीय माइसीलियम होता है जो एक से अधिक शाखाओं में विभक्त होता है।
प्रत्येक खंड होता है वो मोनोकैरियोटिक होता है, एक केंद्रीय होता है। इस प्रकार की इसकी कवक जाल की स्ट्रक्चर होती है। तो ये होता है शाखित और पट्टी। इसके साथ में ये प्रारंभिक स्टेज में हरे रंग का होता है, रंगहीन होता है, काछा रंग का होता है। लेकिन जब कवक जाल अधिक संघनित हो जाता है, स्ट्रोमा का निर्माण कर लेता है, उस स्थिति में वो डार्क कलर का दिखाई देता है। कवक जाल परपोषी कोशिकाओं में या परपोषी कोशिकाओं के मध्य में विन्यासित हो जाता है और कवक जाल का निर्माण कर देता है। अब ये परपोषी कोशिका से किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करेगा, तो इन कवक तंतुओं से एक विशेष प्रकार की उबारनुमा संरचना विकसित होती है। कैसे हुई? उबारनुमा गोलाकार संरचना, जो परपोषी कोशिका में परिवेशित होकर के भोजन का अवशोषण करने का कार्य करता है, पोषण को अवशोषित करता है। इस गुब्बारेनुमा संरचना को हस्टोरिया कहते हैं, या इसको क्या नाम देंगे, हिंदी में इसको नाम देते हैं सूचकांक कहेंगे। इसी हस्टोरिया की सहायता से ये परपोषी कोशिका से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो कितना पढ़ लिया आपने? इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ ली, इसके अंदर कई प्रकार की स्पीशीज पढ़ ली, और वो कौन से पादप में रोग फैलाता है ये हमने डिस्कस कर लिया। ये इसकी हैबिटेट कैसी है, हैबिट कैसी है, और इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसी है। अब पढ़ते हैं कि इस कवक के अंतर्गत किस प्रकार से जनन की प्रक्रिया होती है, अर्थात ये जनन कैसे करता है, किन संरचना के द्वारा करता है। क्योंकि ये कवक ड्यूटेरोमाइकोटिना का है, इसीलिए इस कवक में लैंगिक जनन की कोई प्रावस्था नहीं पाई जाती। लैंगिक जनन नहीं होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी नहीं होता। तो किसके द्वारा करेगा ये केवल और केवल एकमात्र विधि, कौन सी विधि? अलैंगिक जनन के द्वारा जनन करती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा? कॉनिडियम के द्वारा या कॉनिडिया के द्वारा। जैसे कि हमने कोलिटोट्राइका में पढ़ा था कि उसमें भी कॉनिडियम के द्वारा जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जब ये अलैंगिक जनन की प्रक्रिया प्रारंभ करता है तो उस दौरान क्या होगा? सबसे पहले ये परपोषी कोशिकाओं के मध्य, जो लाल रंग की बना रहा हूँ मैं, क्या है? परपोषी कोशिका है। इन परपोषी कोशिकाओं के मध्य स्थित होकर संघनित हो जाता है, जाल का निर्माण करेगा। असंघनित हुए इस कवक जाल को नाम देते हैं स्ट्रोमा। क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा का निर्माण किया। अब स्ट्रोमा का निर्माण करने के बाद में फिर ऊर्ध्वाधर तंतुओं का निर्माण होता है। इन ऊर्ध्वाधर तंतुओं को नाम देते हैं कॉनिडियोफोर, या हिंदी में क्या कहेंगे उसको? कॉनिडियम धर नाम देते हैं। क्या कहेंगे? कॉनिडियम धर। अब कॉनिडियम धर के शीर्ष भाग से एक शंक्वाकार कॉनिडियम का निर्माण होता है, जो सामान्यतः बहुकोशिकीय होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है? ये जो स्ट्रक्चर वो है कॉनिडियम की। तो होगा कैसे, विकास कैसे होगा? विकास के संदर्भ में देखते हैं तो ये एक संकीर्णित संरचनाओं के रूप में विकसित होते हैं, जो वक्रित भी हो सकता है एवं शंक्वाकार होता है। तो ये एक तंतु है। कौन सा तंतु कहलाएगा? कॉनिडियम 4 कहलाता है। इस कॉनिडियम 4 के ऊपरी भाग पर एक कॉनिडियम का निर्माण हुआ। कॉनिडियम बहुकोशिकीय होता है, बहुकेंद्रिकीय भी हो सकता है। अब इसके बाद में इस भाग से इसमें पार्श्ववर्ती होती है, पार्श्ववर्ती होगी। पार्श्ववर्ती होने के कारण या पार्श्व भाग से वर्ती होने के कारण कॉनिडियम किस भाग पे आ गया? पार्श्व पर लगा हुआ स्थिति होता है। फिर इसका शेष भाग एक नए कॉनिडियम का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से बार बार कॉनिडियम का निर्माण होने से एक ही कॉनिडियम 4 पर एक से अधिक कॉनिडियम लगे हुए दिखाई दे सकते हैं। और जैसे ही कॉनिडियम का परिपक्वन कंप्लीट हो जाता है, ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, उस स्थिति में
वायु के द्वारा या जल के द्वारा ये पृथक होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर हो जाता है, अर्थात इसका प्रकीर्णन हो जाता है। जैसे ही प्रकीर्णन के पश्चात ये एक स्थान पर स्थित हो जाता है, उसके बाद में अनुकूल परिस्थिति आती है, तब इसमें क्या होगा, अंकुरण की प्रक्रिया होगी। और अंकुरण की प्रक्रिया के अंतर्गत इसके प्रत्येक खंड से एक नलिका विकसित होती है। इस नलिका को जर्म ट्यूब कहते हैं। क्या नाम लेंगे, जर्म ट्यूब। ये कहाँ पहुँचा है, परपोषी कोशिका पर पहुँचा हुआ है, उसके हिसाब में क्या बनेगा, जर्म ट्यूब बनेगा। ये जर्म ट्यूब रंध्र के माध्यम से पर्ण में प्रवेशित होता है और प्रवेशित होकर पर्ण की मेसोफिल कोशिका फिर एक नए कवक जाल का निर्माण करता है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि डिट्यूरोमाइकोटिना या डिट्यूरोमाइसिटीज क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें पाए जाने वाले कॉनिडियम सामान्य कवकों की तुलना में अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं, ये बहुकोशिकीय बहुकेंद्रीय होता है, जबकि इस क्लास के अतिरिक्त ये सब डिवीजन के अतिरिक्त जितने भी कवक होते हैं जिनमें लैंगिक जनन की प्रावस्था पाई जाती है, उनमें कॉनिडियम हमेशा एकल कोशिकीय ही होता है। तो ये था इसका एक अलैंगिक जनन की प्रावस्था। अब इस दौरान जब कॉनिडियम विकसित होते हैं तो क्या करेंगे, ये कॉनिडियम लीफ की सतह को तोड़ करके बाहर निकलेंगे। उस स्थिति में रोग के लक्षण दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। कौन से, स्पॉट डिजीज। सबसे अधिक इस टॉपिक से कोई प्रश्न बनता है तो वो बनता है टिका डिजीज का। मूंगफली में टिका डिजीज किस कवक के द्वारा उत्पन्न होती है, या फिर सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा द्वारा उत्पन्न होने वाली सबसे सामान्य प्रकार का रोग कौन सा है, पादप रोग कौन सा है, तो वो कौन सा रोग होगा, टिका डिजीज। तो टिका डिजीज और सर्कोस्पोरा के आपस में संबंध को जो कि रोगजनक है से कई एग्जाम्स के अंतर्गत एक सामान्य सा पादप रोग के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे ही सर्कोस्पोरा की प्रजातियों की कोई लैंगिक प्रावस्था ज्ञात कर दी जाती है, तब इसको मुख्य रूप से माइकोस्पिरेला वंश में रखा जाता है। किस में रखेंगे, माइकोस्पिरेला जीनस में रखा जाता है। जीनस चेंज कर देंगे, माइको सर्कोस्पोरा जीनस से ट्रांसफर कर देंगे उसको माइकोस्पिरेला जीनस में। जैसे फॉर एग्जांपल सर्कोस्पिरेला सिरेसिला, कौन सी स्पीशीज है, सर्कोस्पोरा सिरेसिला जी की जो कंप्लीट स्टेज है उसको नाम देते हैं माइकोस्पिरेला सिरेसिला। तो ये इसकी पूर्ण ज्ञात प्रजाति है, किसकी, सर्कोस्पोरा सिरेसिला की। ठीक इसी प्रकार से सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा की जो पूर्ण ज्ञात जाति है वो कौन सी है, माइकोस्पिरेला बर्किलाई, माइकोस्पिरेला बर्किलाई। तो ये दो प्रजातियों की दो पूर्ण प्रजातियां कहलाती हैं। इस प्रकार से आज के हमने इस छोटे से टॉपिक में डिस्कस किया है सर्कोस्पोरा, और इससे संबंधित जो सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा जाता है वो कौन सा है, टिका डिजीज किससे फैलती है, अथवा मूंगफली में सर्कोस्पोरा के द्वारा सामान्यतः कौन सा रोग फैलता है उसका नाम लिखिए। या फिर पूछा जाता है कि सर्कोस्पोरा पर्सोनेट की पूर्ण प्रावस्था कौन सी होती है, इससे संबंधित पूछा जाता है। कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किन्हीं दो कवकों के या तीन कवकों के या एक कवक का नाम लिखिए जिसमें कॉनिडियम होता है वो बहुकोशिकीय होता है। इसी के साथ में आज की अपनी ये क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार, थैंक यू।